हेलो मेरे बच्चों, कैसे हैं आप। मैं डॉक्टर सुशील आपका फिजिक्स में हेल्पी चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूं। आजकल हम कर रहे हैं क्लास 11th की केमिस्ट्री को, जिसके अंतर्गत कर रहे हैं उसका चैप्टर नंबर 2 जो कि है परमाणु की संरचना। और पिछले चैप्टर में हमने आपको परमाणु के मॉडल्स के संबंध में जे थॉमसन का मॉडल और रदरफोर्ड के मॉडल पर चर्चा करी थी, और वहीं से हम टॉपिक को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। और आज हमारा जो पहला टॉपिक है वो हमारा एनसीईआरटी का 2.2.5 जो कि है रदरफोर्ड मॉडल में दोष, यानी कि लिमिटेशंस ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड ने अपना मॉडल तो प्रस्तुत कर दिया अपने प्रयोगों के आधार पर कुछ जगहों पर कुछ चीजें तो उसकी बिल्कुल परफेक्ट थी कि उसका जो नाभिक होता है वो बिल्कुल उसमें समस्त द्रव्यमान केंद्रित होता है, जैसा उसने बताया। साथ ही उसने बताया कि नाभिक का जो हम कह सकते हैं उस पर धनावेश स्थित होता है, समस्त धनावेश, ये भी बात सही थी। परमाणु का उसने कहा कि अधिकतर स्थान खाली होता है, वह भी बात बिल्कुल सही थी। लेकिन इलेक्ट्रॉन के संबंध में वह स्पष्टता प्रस्तुत नहीं कर पाया। तो रदरफोर्ड मॉडल में जो कमियां थी उसको हम किस हिसाब से देखते हैं, अगर आप थोड़ा ध्यान दीजिए तो रदरफोर्ड का जो मॉडल उसने दिया है वो बिल्कुल हमारे सोलर सिस्टम, यानी कि जो सौर सिस्टम है हमारा, उससे बिल्कुल मिलता जुलता है। और हम यदि ये कहें कि रदरफोर्ड ने उसी सोलर सिस्टम को आइडियल मान करके अपना उन्होंने परमाणु का मॉडल दिया तो ये ज्यादा अतिशयोक्ति भी नहीं होगी, क्योंकि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में होता क्या था कि नाभिक हम लेते थे इस प्रकार से। हम क्या लेते थे, ये हमारा क्या होता था, नाभिक जिसमें क्या होते थे, न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन होते थे। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दो चीजें होती थी, और इसके चारों तरफ वो कहता था, क्या होता था, इलेक्ट्रॉन कुछ कक्षाओं में चक्कर लगाता था। ये क्या था हमारा, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता रहता था। तो अब बात आती है कि आखिर इनके बीच में संतुलन कैसे बने। तो यहां पर रदरफोर्ड ने यह मॉडल प्रस्तुत करते हुए यह बताया कि इलेक्ट्रॉन तथा नाभिक में कैसा आवेश है, धन आवेश। किसके कारण, प्रोटॉनों के कारण। इलेक्ट्रॉन पे कैसा आवेश है, ऋण आवेश। तो नाभिक का धन आवेश, इलेक्ट्रॉन के ऋण आवेश, इन दोनों के बीच में स्थिर वैद्युत आकर्षण बल कार्य करता है। क्या शब्द मैंने बोला, स्थिर वैद्युत आकर्षण बल। किसके बीच में, इलेक्ट्रॉन तथा नाभिक के बीच में। इलेक्ट्रॉन तथा नाभिक के बीच में क्या लग रहा है, स्थिर वैद्युत आकर्षण बल लग रहा है, जिसके कारण ये इलेक्ट्रॉन नाभिक का लगातार चक्कर लगा रहा है। अब यहां पर एक समस्या यह आती है कि जब इलेक्ट्रॉन नाभिक का चक्कर लगा रहा है तो वह नाभिक की तरफ क्यों नहीं गिर जाता, या यहां से बाहर क्यों नहीं निकल जाता। तो आपने ये हमारे जो सोलर सिस्टम के जो सिद्धांत थे वहां पर यह बात समझी थी कि जब कोई कण किसी वृत्ताकार पथ पर गति करता है तो उस पर एक अभिकेंद्र बल कार्य करता है, और उस अभिकेंद्र बल के कारण वो अपनी स्थिति पर ही क्या रहता है, चक्कर लगाता रहता है। वो न तो अंदर आता है न वो बाहर जाता। तो रदरफोर्ड ने भी इसी मॉडल को क्या करा, स्वीकारा, यानी कि जो सौर मंडल का जो मॉडल था, और उसने अपना जो मॉडल प्रस्तुत किया परमाणु का मॉडल, वो उसी सौर मंडल को ध्यान में रखते हुए किया। क्योंकि जब वो कहता है कि स्थिर वैद्युत आकर्षण बल लगता है किसके बीच में, इलेक्ट्रॉन तथा नाभिक के बीच में, तो इसका अर्थ है ये जो बल का जो मान होता है F, वो बराबर होता है K Q1 Q2 बटे R², इसके बराबर होता है। अब आपको ध्यान हो, जब आपने छोटी कक्षाओं में न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम पढ़ा होगा, उसमें जब सौर मंडल में सूर्य और हम कह सकते हैं हमारी पृथ्वी, इन दोनों के बीच में लगने वाले आकर्षण बल की यदि चर्चा करी हो तो वहां आपको ध्यान हो, जो लगने वाला जो बल होता था F, उसकी वैल्यू होती थी कैपिटल G M1 M2 बटे R², इसके बराबर होती थी। जहां M1 पहले पिंड का द्रव्यमान जिसको हम सूर्य कह सकते हैं, M2 दूसरे पिंड का द्रव्यमान जो कि एक ग्रह का द्रव्यमान है, मान लेते हैं हम पृथ्वी ले रहे हैं, और R क्या है, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी, और G क्या होता था, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक होता था, कांस्टेंट होता था। तो ये पृथ्वी और सूर्य के बीच में लगने वाले आकर्षण बल को हम इस न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण के सूत्र से क्या कर सकते थे, प्रदर्शित कर सकते थे। अब यहां पर एक बात यह आती है कि ठीक है, न्यूटन ने जो यह नियम प्रस्तुत किया था, किसके, हम कहते हैं उसने तो ब्रह्मांड में किन्हीं भी दो पिंडों के बीच में लगने वाले बल के लिए यह नियम प्रस्तुत किया था। लेकिन
रदरफोर्ड ने क्या करा, सौर मंडल में लगने वाले ग्रह, दो ग्रहों के बीच में कह लीजिए, या ग्रह उपग्रह के बीच में कह लीजिए, या सूर्य और ग्रह के बीच में कह लीजिए, इनके बीच में लगने वाले बल को ठीक इसी प्रकार से उसने क्या कर दिया, निरूपित कर दिया था। जहां Q1 नाभिक का आवेश मान लीजिए, Q2 इलेक्ट्रॉन का आवेश मान लीजिए, और इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच की दूरी को r से प्रदर्शित किया, और K क्या होता था, यहां पर भी क्या होता था, कांस्टेंट होता था। तो हम कह सकते हैं कि रदरफोर्ड ने अपने मॉडल को सौर मंडल से प्रेरित होकर के क्या करा, प्रस्तुत किया। जिस प्रकार सौर मंडल में सूर्य के चारों तरफ 8 ग्रह चक्कर लगाते हैं, ठीक इसी प्रकार से रदरफोर्ड के मॉडल में नाभिक के चारों तरफ कौन चक्कर लगा रहा था, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा था। अब इतनी बात तो हमारे को यहां पर समझ में आ गई, पर यहां पर एक समस्या उत्पन्न हो जाती है। समस्या यह उत्पन्न होती है कि जो हमारे सौर मंडल में जो भी ग्रह तथा सूर्य हैं, वह आवेशित कण नहीं हैं। आप इस बात को ध्यान दीजिए, हमने क्या कहा, सूर्य तथा ग्रह आवेशित नहीं हैं, आवेशित नहीं हैं। तो उनके बीच में लगने वाले बल को तो हमने सही इस तरीके से निरूपित किया, लेकिन जब इसी मॉडल को रदरफोर्ड ने अपने परमाणु सिद्धांत पर अप्लाई करा, तो यहां पर उससे एक गलती हो गई। गलती क्या हुई, एक साइंटिस्ट थे मैक्सवेल, तो ध्यान रखिए कौन थे, मैक्सवेल। मैक्सवेल ने लगभग 1870 में ही एक नियम प्रस्तुत किया था कि यदि कोई आवेशित कण, ध्यान दीजिएगा मेरे शब्दों पे, यदि कोई आवेशित कण त्वरित होता है, क्या होता है, त्वरित, यानी कि उसमें यदि त्वरण है, त्वरण मतलब उसके वेग में परिवर्तन हो रहा है, तो मैक्सवेल के अनुसार यदि कोई आवेशित कण त्वरित होता है तो उसके भीतर से विद्युत चुंबकीय तरंगें ऊर्जा के रूप में बाहर निकलती हैं। तो हमने क्या कहा, इसको लिख लेते हैं कि जब कोई आवेशित कण त्वरित होता है तो उससे कौन सी तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में ऊर्जा उत्सर्जित मतलब बाहर निकलना, उत्सर्जित होती है, ऐसे कह सकते हैं इसको। तो अब इस नियम का यहां से क्या मतलब है, इस नियम का यहां से यह मतलब है कि जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाएगा, तो मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन का जो चाल है वो नियत है। नियत मतलब मान लो वो 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से क्या लगा रहा है, चक्कर लगाता तो इससे काफी तेज है, पर हम एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चक्कर लगा रहा है। उसकी चाल तो नियत है, लेकिन क्योंकि वो वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा है तो उसकी दिशा लगातार बदल रही है। और आप जानते हैं वेग कैसी राशि है, सदिश राशि। यदि उसकी दिशा लगातार बदल रही है, इसका मतलब उसका वेग बदल रहा है, और वेग बदल रहा है तो इसका मतलब है उसमें त्वरण उत्पन्न होगा। और यदि ये आवेशित कण है इलेक्ट्रॉन और इसमें त्वरण उत्पन्न हो रहा है, तो मैक्सवेल का सिद्धांत यहां पर आ जाएगा कि यह अपने भीतर से क्या करेगा, विद्युत चुंबकीय तरंगों को उत्सर्जित करेगा। और यदि विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में यदि ऊर्जा को इसने उत्सर्जित कर दिया, तो आप खुद ही सोचिए कि जब से लगातार ऊर्जा निकलती चली जाएगी तो यह अपनी इसी कक्षा में बने रहना इसका मुश्किल हो जाएगा। इसकी ऊर्जा में कमी होगी तो क्या होगा, नाभिक से जैसे जैसे हम अधिक दूरी पर जाते हैं, इलेक्ट्रॉन की जैसे जैसे दूरी बढ़ती है वैसे वैसे उसकी ऊर्जा ज्यादा होती है। और जैसे जैसे आप समझ सकते हो दूरी कम होगी, इलेक्ट्रॉन की नाभिक से जो वृत्तीय कक्षा होगी वो धीरे धीरे पास आएगी, और पास आती जाएगी, और जैसे जैसे उसकी ऊर्जा में कमी होगी वो नाभिक के समीप आएगा, और अंत में क्या करेगा, वो नाभिक पर ही गिर पड़ेगा। और नाभिक को अपनी कक्षा से, नाभिक में इलेक्ट्रॉन को अपनी कक्षा से यहां से नाभिक में गिरने में जो समय लगेगा वो लगेगा 10⁻⁻8 सेकंड का समय ही लगेगा। इतने कम समय तक ही ये क्या रहेगा, कक्षा से नाभिक तक पहुंच जाएगा, नाभिक में गिर जाएगा। तो हम कह रहे हैं परमाणु का तो अस्तित्व ही समाप्त हो गया, क्योंकि परमाणु का जो एक मूल कण है इलेक्ट्रॉन वही समाप्त हो गया। जब इलेक्ट्रॉन समाप्त हो जाएगा तो हम कह सकते हैं ये मॉडल सही नहीं होगा। तो इस कारण से हम कहते हैं कि रदरफोर्ड के मॉडल्स में क्या हो गई, काफी कमियां आ गई। अब इन कमियों को दूर किया गया था किसके द्वारा, जो कि हमारे थे अगले साइंटिस्ट जिसको हम कहते हैं नील्स बोर। नील्स बोर ने रदरफोर्ड के मॉडल में कमियां जो थी उनको दूर किया, लेकिन
यह भी बात सत्य है कि रदरफोर्ड ने जब अपना मॉडल प्रस्तुत किया था तब से लेकर के नील्स बोर ने जब इसमें संशोधन किया, उसके बीच में काफी सारे ऐसे सिद्धांत आ गए थे जिनको कि स्वीकार करके, जिनको लेकर के नील्स बोर ने रदरफोर्ड के मॉडल में क्या करी, कमियां को मतलब स्पष्ट किया और साथ ही उनके क्या करें, निराकरण भी निकाले। तो पहले हम यह समझते हैं कि इस बीच में रदरफोर्ड के मॉडल के देने के पश्चात और नील्स बोर के इसमें संशोधन के बीच में कौन कौन से नए सिद्धांत प्रस्तुत हुए थे, पहले उसे समझते हैं। तो अब हमारा एनसीईआरटी का अगला टॉपिक लेते हैं, जो कि आता है हमारा बोर के परमाणु मॉडल के विकास की पृष्ठभूमि, और यह हमारा है एनसीईआरटी का 2.3। क्या कहा हमने, बोर के एनसीईआरटी 2.3, यह है हमारा बोर के परमाणु मॉडल के विकास की पृष्ठभूमि। बोर के परमाणु मॉडल के विकास की पृष्ठभूमि कि बोर ने जो अपना मॉडल प्रस्तुत किया उसके पीछे कौन कौन से सिद्धांत थे, यह बात इसी से संबंधित है। और इसमें पहला हमारा आता है विद्युत चुंबकीय विकिरण की तरंग प्रकृति। पहला कौन सा आएगा, विद्युत चुंबकीय तरंग की, विद्युत चुंबकीय विकिरण की तरंग प्रकृति। तो समझिए सबसे पहले विद्युत चुंबकीय, यहां पर चुंबकीय भी आएगा, विद्युत चुंबकीय विकिरण की तरंग प्रकृति। अब सबसे पहले यह समझिए कि यह विद्युत चुंबकीय विकिरण क्या हुआ। विकिरण तो आप समझते हो, विकिरण मतलब होती है ऊर्जा, एक प्रकार से जो एनर्जी बाहर की ओर निकल रही है वो हमारी क्या होती है, विकिरण होती है। आप किसी भी वस्तु को गर्म कीजिए, गर्म करने के बाद आप, या कभी गर्मियों में आपने देखा होगा जब लगभग जून का महीना होता है, आप किनारों से यदि किसी ऐसी दीवार को देखें जिसमें दिन भर धूप पड़ रही है तो वहां से आपको कुछ रेस टाइप की निकलती हुई दिखाई देंगी। यदि आप किसी प्रेस को गर्म करें और प्रेस को गर्म करके साइड से उसके तली को देखें तो वहां से भी आपको कुछ विकिरण जैसा निकलता हुआ दिखाई देगा। वो हमारी क्या है, एक प्रकार की एनर्जी है, वो विकिरण। अब विकिरण शब्द तो आपको समझ में आ गया। अब है विद्युत चुंबकीय विकिरण का क्या अर्थ हुआ। विद्युत चुंबकीय विकिरण का अर्थ हुआ तो कि विद्युत तो इलेक्ट्रिसिटी हो गई, जो कि आपने छोटी क्लासों में यह पढ़ा होगा कि कोई भी हमारा आवेश होता है उसके चारों तरफ एक क्षेत्र बन जाता है जहां पर उस आवेश के प्रभाव को हम क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, और उसे कहते हैं वैद्युत क्षेत्र। ठीक इसी प्रकार कोई हमने चुंबक ले लिया, उस चुंबक के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहां पर कि कोई दूसरा चुंबक इस चुंबक के कारण उत्पन्न होने वाले आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल को उत्पन्न करता है, उसे क्या कहते हैं, इस चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। तो दो बातें आपको समझ में आ गई। आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहां तक उस आवेश का प्रभाव रहता है उसे कहेंगे वैद्युत क्षेत्र, और किसी चुंबक के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहां तक उस चुंबक का प्रभाव रहता है उसे कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र। तो दोनों बातें स्पष्ट हो गई। अब आता है विद्युत चुंबकीय शब्द, तो हमें समझ में आ गए। अब विद्युत चुंबकीय विकिरण की क्या अर्थ हुआ। अभी हमने आपको मैक्सवेल की थ्योरी बताई। हमने कहा मैक्सवेल ने यह कहा था कि जब कोई आवेशित कण त्वरित होता है, त्वरित मतलब उसका वेग परिवर्तन हो रहा है, तो उससे एक विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में ऊर्जा उत्सर्जित होती है। तो उससे विद्युत चुंबकीय विकिरण निकल रहा है। विकिरण ही तो हमने ऊर्जा के लिए कहा आपको। तो उससे क्या हो रहा है, विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में विकिरण उत्पन्न हो रहा है। तो किस प्रकार से वो तरंगें उत्पन्न होती है इसको भी समझ लीजिए। हमने ऐसे एक डायग्राम बनाया, ये हमने तीन अक्ष ले ली। मान लेते हैं यह एक्स अक्ष है, यह वाई अक्ष है, और यह हमारी है जेड अक्ष। अब कोई विकिरण उत्पन्न हुआ और वह विकिरण इस दिशा में चल रहा था। मान लेते हैं ये विकिरण की दिशा थी, चलने की दिशा ये थी। तो इसमें जो विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न होंगी वो कैसी होंगी यह भी समझ लीजिए। हमने कहा जो तरंग होगी वो इस प्रकार से होगी। दो प्रकार की तरंग होंगे, एक वैद्युत तरंग होगी और एक चुंबकीय तरंग होगी। तो एक वैद्युत क्षेत्र होंगे जिसको हम इस प्रकार से निरूपित कर रहे हैं। ये हमारे क्या है, वैद्युत क्षेत्र है। और दूसरे हम कर रहे हैं चुंबकीय क्षेत्र। और चुंबकीय क्षेत्रों को कैसे कर रहे हैं,
ये हमारा 3 डायमेंशनल डायग्राम बनेगा। इस प्रकार से। तो इसको हम ऐसे बनाएंगे। ये इस तरीके से, और इधर की ओर यदि बनाएं ये हमने क्या बनाए हैं, 2 क्षेत्र बना लिए हैं, एक वैद्युत क्षेत्र और ये चुंबकीय क्षेत्र। इनकी खास बात क्या है, इनकी खास बात यह है कि यह वाला, इसको पहले ये भी बना लेते हैं, चलिए यह वाला जो है ये मान लेते हैं वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र। और ये जो दूसरा हमें दिखाई दे रहा है यह हमारा क्या है, चुंबकीय क्षेत्र। यह वाला क्या है, चुंबकीय क्षेत्र। तो एक ही तरंग में, जिसे हम वैद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं, उसमें 2 प्रकार की तरंगें स्थित होती है। एक वैद्युत तरंगे जिसको हमने रेड से प्रदर्शित किया है, और एक हमारी ये चुंबकीय तरंगे। पर खास बात क्या है, खास बात यह है कि ये वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत होते हैं। लंबवत मतलब यह एक दूसरे से 90 डिग्री का कोण बनाते हुए आगे चलते हैं। यदि मैं ये कहूं कि ये मेरा यदि ये चुंबकीय क्षेत्र है, या हम कहते हैं ये वैद्युत क्षेत्र है खड़ा वाला, तो चुंबकीय क्षेत्र कैसे है, ये इस तरीके से है। मेरे दूसरा हाथ को मैंने ऐसे लगा दूं, तो ये यदि वैद्युत क्षेत्र है तो ये चुंबकीय क्षेत्र है। इन दोनों के बीच में कितने डिग्री का कोण है, 90 डिग्री का कोण है। और जो तरंग संचरण हो रही है, तरंग जिस दिशा में चल रही है, वह इन दोनों क्षेत्रों के भी लंबवत है। वो इस वैद्युत क्षेत्र के भी लंबवत है, इस दिशा में जा रही है, और इस चुंबकीय क्षेत्र के भी लंबवत है, जो इस तल से इधर की ओर आ रहा है। तो ये क्या है, वैद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की, मतलब चलने की दिशा ये है। उसकी एक दिशा में वैद्युत क्षेत्र बन रहे हैं, एक दिशा में उसके चुंबकीय क्षेत्र बन रहे हैं, और इसको ही हम कहते हैं वैद्युत चुंबकीय तरंगें। और यही वैद्युत चुंबकीय विकिरण भी है। तो इतनी बात मुझे लग रहा है आपको समझ में आ गई होगी। अब यहां पर यदि तरंग शब्द आया है तो आपको तरंग से संबंधित कुछ बातें पता होनी चाहिए। तरंग की क्या क्या बेसिक चीजें हैं वो आपने छोटी क्लासों में पढ़ी होगी, 10th 9th में जरूर पढ़ा होगा कि तरंग के 1-2 परिभाषाएं होती हैं। सबसे पहले होती है तरंग की, जिसे हम कहते हैं तरंग का, सबसे पहले ले ले तरंग धैर्य। तरंग धैर्य, यह परिभाषा ले लेते हैं तरंग धैर्य। तरंग धैर्य क्या हुआ, तरंग धैर्य हुआ कि कोई तरंग इस प्रकार से चल रही है, जैसे कि आपने देखा होगा कि आप किसी तालाब में, शांत जल है, आप पत्थर मारते हैं तो वहां पर इस तरीके की तरंगें उत्पन्न होती है, ऊपर नीचे चलने वाली। तो वो जो तरंग उत्पन्न हुई उसको यदि मैं यहां बनाऊं तो ये तरंग इस प्रकार से उत्पन्न होगी। इसमें जो सबसे ऊपर वाला सिरा होता है ये वाला, इसको हम कहते हैं श्रृंग, और जो नीचे वाला गहरा वाला सिरा होता है इसे कहते हैं गर्त। तो क्या है, ये श्रृंग है और ये क्या है, गर्त है। पहली बात ये। तो तरंग धैर्य क्या हुई, तरंग धैर्य हुई कि यदि मैं यहां से लूं, इस बिंदु से इस बिंदु की जो दूरी होगी यहां से लेके यहां तक की, इसी को हम क्या कहते हैं, तरंग धैर्य कहते हैं। या इसी को मैं आगे बढ़ा दूं, क्योंकि ये एक जगह तो रहेगी नहीं, ये आगे की ओर बढ़ेगी, इस प्रकार से बना दूं, तो मैं कहूं इस श्रृंग से लेकर के इस श्रृंग के बीच की दूरी, ये दूरी भी क्या होगी, एक तरंग धैर्य लैम्डा के बराबर होगी। या इस गर्त से लेकर के इस गर्त के बीच की जो दूरी होगी, यह दूरी क्या होगी, एक तरंग धैर्य यानी कि लैम्डा के बराबर होगी। तो मुझे लगता है यहां आपको तरंग धैर्य समझ में आ गया होगा कि क्या होती है। तो पहला हो गया तरंग धैर्य। दूसरा शब्द इसमें आता है, तरंग धैर्य को हम प्रदर्शित करते हैं किससे, लैम्डा से। दूसरा शब्द इसमें आता है आवृत्ति। तो आवृत्ति क्या होती है, आवृत्ति का अर्थ होता है, आवृत्ति का अर्थ होता है कि जब कोई तरंग उत्पन्न होती है तो 1 सेकंड में जितने कंपन उत्पन्न होते हैं, कंपन का मतलब ये जो एक तरंग धैर्य है ये एक कंपन को भी प्रदर्शित करती है। तो 1 सेकंड में किसी तरंग में जितने कंपन उत्पन्न होते हैं, या किसी एक बिंदु से 1 सेकंड में जितने कंपन गुजरते हैं, पास होते हैं, उन कंपनों की संख्या को ही हम क्या कहते हैं, उसकी आवृत्ति कहते हैं। आवृत्ति को आपने देखा होगा बहुत से स्थानों पर n से प्रदर्शित किया जाता है और बहुत से स्थानों पर इसे इस तरीके से प्रदर्शित किया जाता है,
ये भी जैसा होता है लेकिन भी नहीं होता, इसको हम नाम देते हैं न्यू। ये हमारा न्यू होता है। और ये किसको प्रदर्शित कर रहा है? आवृत्ति को प्रदर्शित कर रहा है। परिभाषा क्या देंगे कि किसी जब कोई तरंग संचरित होती है तो किसी एक बिंदु से एक सेकंड में गुजरने वाले जो हमारी तरंगों की जो संख्या होती है वही हमारी क्या होती है? आवृत्ति कहलाती है। या एक सेकंड में किसी एक बिंदु से जितने कंपन पास होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? उसकी आवृत्ति कहते हैं। तो मुझे लगता है आवृत्ति भी समझ में आ गई होगी। तो आप एक बार इसे नोट कीजिए, फिर हम आगे की इसकी कुछ बातें और कंटिन्यू करेंगे। तो प्यारे बच्चों, अभी हमने तरंग के संबंध में दो बातों पे चर्चा करी। एक हमने कहा कि किसी तरंग की तरंगदैर्घ्य से क्या अर्थ होता है। दूसरा हमने आपको बताया कि तरंग की आवृत्ति का क्या अर्थ होता है। आवृत्ति को हमने कहा कि किसी एक बिंदु से गुजरने वाली जितनी तरंगे एक सेकंड में गुजरेंगी वही उनकी क्या कहलाएगी? आवृत्ति कहलाएगी। और आवृत्ति को हमने कहा था किससे प्रदर्शित करते हैं? किसकी बात कर रहे हैं हम? आवृत्ति, जिसे क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी। और आवृत्ति को हमने कहा किससे प्रदर्शित करना है? न्यू से प्रदर्शित करते हैं, ध्यान रखिएगा। और आवृत्ति का जो मात्रक होता है वह हमारा होता है हर्ट्ज। एक साइंटिस्ट थे हेनरिक हर्ट्ज, उनके नाम पर आवृत्ति का जो मात्रक होता है उसे हर्ट्ज लिया जाता है। और आवृत्ति जो हमारी होती है वह अलग अलग जो विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न होती हैं, सबकी आवृत्तियां अलग अलग होती हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि केवल तरंग केवल एक ही प्रकार की हो, तरंग अलग अलग प्रकार की होती है। आप अपने घरों पे देखते हो तो कुछ हम मोबाइल में जो तरंगें यूज होती है वो हमारी क्या होती है? रेडियो वेव्स होती हैं। इसी के अलावा आप ये देखिए कि आपके घरों में माइक्रोवेव्स होते हैं। माइक्रोवेव्स में जो तरंगें इस्तेमाल होती हैं उन्हें कहते हैं सूक्ष्म तरंगें, माइक्रोवेव्स कहा जाता है। इसके अलावा आप देखते हैं कि जब आप किसी व्यक्ति के यदि कोई फ्रैक्चर आ जाए, शरीर के अंदर कुछ अंदरूनी हड्डियों में कोई परेशानी हो, कहीं कोई हड्डी की ब्रेकेज होने की संभावना आज यदि लग रही है तो डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर उसे एक्सरे के लिए कहता है। तो वो भी एक प्रकार की क्या है? तरंग है। इसके अलावा सूर्य से जो प्रकाश आ रहा है वह प्रकाश भी क्या है? एक तरंग है। तो तरंगे अलग अलग प्रकार की, उन सब तरंगों में जो मूल अंतर है वह है उनकी आवृत्ति का अंतर, यानी कि हर तरंग की आवृत्तियां अलग अलग होती है। यहां पर एक और परिभाषा की हम बात कर रहे हैं जिसको हम कहते हैं आवर्तकाल। आवर्तकाल। कोई भी जो तरंग है, आवर्तकाल को इंग्लिश में टाइम पीरियड कहा जाता है। आवर्तकाल का अर्थ होता है कि कोई भी कंपन करने वाली वस्तु, ये जो हमारी तरंग है ये भी तो कंपन ही है ना। जब हम इसको इस प्रकार से बना रहे हैं, ये हमारे क्या है? कंपन ही तो है। जब हमने कहा तालाब में आपने पत्थर फेंका तो उसमें इस तरीके की जो तरंगे उत्पन्न हुई वो एक प्रकार से वाइब्रेशन कंपन ही तो है। तो कंपन करने वाली कोई भी वस्तु या कोई भी तरंग, उसके एक तरंग में यहां से लेके यहां तक ये एक कंपन कहलाता है। ये हमारा क्या कहलाएगा? एक कंपन। यहां से यहां तक की दूरी हमारी क्या हुई? तरंगदैर्घ्य लैम्डा। और ये क्या कहलाता है? एक कंपन। तो कंपन करने वाली वस्तु एक सेकंड में जितने कंपन करते हैं उसे तो उसकी कहते हैं आवृत्ति। और कंपन करने वाली वस्तु एक कंपन में जितना समय लेती है उसे क्या कहते हैं? उसका आवर्तकाल। कि एक कंपन क्या हुआ? यहां से नीचे गया कण, फिर ऊपर मूल बिंदु पाया, वहां से ऊपर गया और यहां पर आ गया, तो ये क्या कहलाता है? उसका एक कंपन कहलाता है। और इसमें जो समय लगेगा वो हमारा क्या होता है? आवर्तकाल। इसमें जो समय लग रहा है वो हमारा क्या है? आवर्तकाल। आवर्तकाल, जिसे किससे प्रदर्शित करते हैं? टी से। मात्रक आप समझ सकते हो, मात्रक क्या होगा? सेकंड में नापा जाएगा इसे। और साथ ही आपको यह भी पता होनी चाहिए जो आवृत्ति होती है, आवृत्ति वो बराबर होती है 1/, आवर्तकाल के। आवर्तकाल 1/, आवर्तकाल की होती है आवृत्ति। यानी कि आवृत्ति को न्यू से प्रदर्शित करूं और आवर्तकाल को टी से, तो न्यू बराबर होगा 1/T। तो आवृत्ति का मात्रक आप समझ सकते हैं, जिसको हम हर्ट्ज कह रहे हैं, वो हर्ट्ज क्या है? प्रति सेकंड के बराबर है। क्योंकि आवर्तकाल का मात्रक क्या है? सेकंड। तो 1/, सेकंड किसका मात्रक होगा? आवृत्ति का मात्रक होगा। इसका अर्थ है कि आवृत्ति का एक मात्रक प्रति सेकंड भी होता है और हर्ट्ज भी होता है। तो मुझे लगता है इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब यहीं से थोड़ा सा और आगे हम समझें तो एक और शब्द आता है जिसे हम कहते हैं तरंग की चाल। क्या कहा? तरंग चाल।
यानी कि जिसे वेलोसिटी कहा जाता है। वेलोसिटी या तरंग चाल जिसको कि हम v से प्रदर्शित करते हैं, वह हमारे एक बेसिक फार्मूले से ही निकलती है। आप जानते हैं ये हमारे एक यहां से लेके यहां तक की जो दूरी है वो कितनी है, लैम्डा, और यहां से लेके यहां तक जाने में समय कितना लगा, आवर्तकाल टी के बराबर। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, यानी कि लैम्डा अपॉन टी। तो एक तो चाल का यही सूत्र हो गया तरंग चाल का, और सेकंड हमने कहा 1/t बराबर किसके है, न्यू के हैं, ये आवृत्ति है न्यू, तो 1/t की जगह न्यू रख दूं तो v बराबर क्या हो जाएगा, न्यू इंटू लैम्डा। और यह वाला जो आपका सूत्र है ये कई स्थानों पर आपके काम आने वाला है, इसलिए इसको अच्छे से तैयार जरूर कीजिएगा। पर एक बात यहां पर इंपॉर्टेंट बात और है कि हम भले ही किसी तरंग की चाल को v से प्रदर्शित कर रहे हैं, लेकिन विद्युत चुंबकीय तरंगों की जो चाल होती है वह प्रकाश की चाल के बराबर होती है। क्या कहा हमने, विद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल बराबर किसके होता है, प्रकाश की चाल के बराबर होता है। इसे c से प्रदर्शित किया जाता है और इसका मान कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड ये क्या होती है, प्रकाश की चाल होती है। 2.99 समथिंग के लगभग होती है, जिसको हम नियर अबाउट 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड ले लेते हैं। तो यहां पर आपको यह बात भी समझ में आ जानी चाहिए कि इसी सूत्र को मैं कैसे लिख सकता हूं, इस सूत्र को लिख सकता हूं c बराबर न्यू इंटू लैम्डा, ऐसे भी लिखा जा सकता है। जब विद्युत चुंबकीय तरंगों की बात करेंगे तो हम यह वाला सूत्र इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि वहां जो हम तरंग की चाल होगी वो c ही होगी। विद्युत चुंबकीय तरंगे मैंने कहा विभिन्न प्रकार की हैं। कौन कौन सी, मैंने कहा था अभी, रेडियो वेव्स होती हैं, सूक्ष्म तरंगे होती हैं, एक्स किरण होती है, गामा किरण होती है, और दृश्य प्रकाश होता है, अल्ट्रावायलेट होती है, इंफ्रारेड होती है, ये सब विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। इन सब की आवृत्तियां अलग अलग होंगी, इन सब के हम कह सकते हैं तरंगे अलग अलग होगी, लेकिन इन सब की चाल नियत रहती है। विद्युत चुंबकीय तरंग कोई भी हो, उसकी जो चाल होगी वो प्रकाश की चाल के बराबर होगी, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होगी। तो इस बात को आप चाहें तो नोट डाउन कर लीजिए। कई बार प्रश्न आता है कि कोई विद्युत चुंबकीय तरंग है, उस चुंबकीय तरंग की क्या चीज सभी विद्युत चुंबकीय तरंगों की समान होती है। तो आवृत्ति अलग अलग होती है, उनकी तरंग दैर्घ्य अलग अलग होती है, लेकिन सभी विद्युत चुंबकीय तरंगों की जो चाल होती है वो समान होती है। तो ये 1 नंबर का प्रश्न काफी बार पूछ लिया जाता है, इसलिए आप इसको जरूर नोट कर लेंगे। तो इतना आ गया। अब यहां पर हम एक और शब्द के बारे में चर्चा कर रहे हैं, एक और परिभाषा दे रहे हैं, जिसको कि हम कहते हैं तरंग संख्या। क्या कहा हमने, ये आता है, ये तो तरंग चाल है, अब है तरंग संख्या, जिसे इंग्लिश में कहते हैं वेव नंबर। वेव नंबर क्या हुआ, वेव नंबर। वेव नंबर को सामान्यतः ये जो हमारा न्यू है इसके ऊपर ऐसे बार लगा करके प्रस्तुत किया जाता है, यानी कि जो हमारी आवृत्ति का जो संकेतांक है उसके ऊपर बार लगा देते हैं। और यह जो वेव नंबर है यह बराबर हमारा होता है 1/λ के, यानी कि 1 तरंग दैर्घ्य के। तो ये 2 सूत्र है। परिभाषा क्या देंगे, किसी बिंदु से, या फिर हम कह सकते हैं कि यदि 2 हमारे पास मात्रक होते हैं, एक होता है एमकेएस पद्धति का मात्रक, एक होता है सीजीएस पद्धति का मात्रक। यदि हम एमकेएस पद्धति का मात्रक लें, यानी कि जहां लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में, समय को सेकंड में नापते हैं एमकेएस पद्धति, यदि लंबाई का मात्रक वहां मीटर लिखें तो हम कहते हैं 1 मीटर में किसी विद्युत चुंबकीय तरंगों की जितनी तरंगे आती हैं उसे ही हम क्या कहते हैं, उस विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंग संख्या कहते हैं। तो परिभाषा लिख लें एक बार, आपको आसानी हो जाएगी। तो क्या कहा मैंने, किसी विद्युत चुंबकीय तरंग की 1 मीटर में जितनी तरंगें आती हैं उस संख्या को ही तरंग संख्या कहते हैं। तरंग संख्या कहते हैं। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब तरंग संख्या का मात्रक क्या होगा, आप समझ रहे हैं 1/λ है, 1/λ। लैम्डा का मात्रक क्या होता है,
लैम्डा हमारी दूरी होती है, उसका मात्रक मीटर होता है, तो इसका मात्रक क्या होगा? प्रति मीटर। इसीलिए परिभाषा में कहा गया है कि किसी विद्युत चुंबकीय तरंग की 1 मीटर में जितनी तरंगें आती हैं, तो ऊपर अगर संख्या आ गई तो नीचे प्रति मीटर आ गया, यानी कि 1 मीटर में कितनी नंबर आ रहे हैं, वही हमारी क्या कहलाएगी? तरंग संख्या कहलाएगी, जिसको न्यू बार से प्रदर्शित किया जाता है, और यह बराबर होती है 1/λ के। तो इतनी बात समझ में आ गई। अब यहां पर एक चीज आपको और समझाना चाह रहे हैं। बात यह है कि आपने छोटी क्लासों में यह समझा होगा कि जब तरंगों का चैप्टर आया होगा तो आपने सुना होगा वहां ध्वनि तरंगों के बारे में। और ध्वनि तरंग कौन सी तरंगे होती है? ध्वनि तरंगे जैसे मैं बोल रहा हूं तो, या आप बोल रहे हैं, आपके पास में कोई व्यक्ति है, वो आपकी बातें सुन रहा है, तो वह जो बातें सुन रहा है, मेरे द्वारा बोले गए शब्द क्या है? वह भी एक एनर्जी की फॉर्म में आगे की ओर बढ़ रहे हैं और उसके कान तक पहुंच रहे हैं, तो इनको हम कहते हैं ध्वनि तरंगे। क्या कहा मैंने? ध्वनि तरंगे। और ध्यान रखिएगा, जो ध्वनि तरंगे होती है वो होती है यांत्रिक तरंगे। क्या कहा मैंने? ध्वनि तरंगे यांत्रिक तरंगे होती हैं, तरंगे होती हैं। अब बात आती है यांत्रिक का क्या अर्थ हुआ, जिसे इंग्लिश में मैकेनिकल कहा जाता है। यांत्रिक तरंग मतलब मैकेनिकल वेव्स। यांत्रिक तरंगों का अर्थ होता है कि वे तरंगे जिनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता हो, मीडियम चाहिए, तभी ये तरंगे चलेंगी। तो क्या कहा मैंने? वे तरंगे जिनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, माध्यम की आवश्यकता होती है, वे यांत्रिक तरंगे कहलाती है, यांत्रिक तरंगे कहलाती हैं। तो अब मुझे लगता है आपको यांत्रिक तरंग समझ में आ गया होगा। जब हम कहते हैं कि ध्वनि तरंग यांत्रिक तरंग है, इसका मतलब ध्वनि को चलने के लिए माध्यम चाहिए। अब माध्यम क्या है? माध्यम है कि हम जब बात करते हैं पृथ्वी पर, यहां पर, तो आपको बीच में दिखता तो कुछ नहीं है, लेकिन आप जानते हैं कि बीच में क्या है? बहुत सारी हमारी एयर है, यानी कि वायु है। और वायु क्या है? वायु विभिन्न प्रकार की गैसों का मिश्रण है। और विभिन्न प्रकार की गैसों के मिश्रण में आप जानते हैं सबसे ज्यादा गैस कौन सी होती है? नाइट्रोजन होती है, दूसरे नंबर पर ऑक्सीजन होती है, और बाकी बहुत सारी अन्य गैसें भी होती है। तो बीच में क्या है? गैस है। जब हमने द्रव्य की अवस्थाएं बताई थी तो द्रव्य की 3 अवस्थाएं बताई थी, ठोस, द्रव, गैस। तो यहां पर क्या है? पदार्थ उपस्थित है, वो गैस उपस्थित है, यानी कि माध्यम उपस्थित है, और उसी माध्यम से होकर के ध्वनि तरंग क्या कर रही है? आगे बढ़ रही है। तो जिस भी तरंग को चलने के लिए माध्यम चाहिए, चाहे वो माध्यम ठोस हो, द्रव हो या गैस हो, ऐसा नहीं है कि ध्वनि तरंग केवल आप कहें कि केवल गैसों में ही चलेगी। ध्वनि तरंग ठोसों की सतह पर भी चल सकती है, द्रवों में भी चल सकती है। तो हम कहते हैं कि जिस भी तरंग को चलने के लिए माध्यम चाहिए, चाहे वो माध्यम ठोस हो, द्रव हो या गैस हो, उसी को हम क्या कह देते हैं? यांत्रिक तरंग कहते हैं। तो इतनी बात समझ में आ गई। पर यहां आपको एक और ध्यान बात रखनी है कि जो हमारी विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, ये यांत्रिक तरंगे नहीं हैं। तो क्या इंपॉर्टेंट बात हमने कही यहां पर? विद्युत चुंबकीय तरंगे यांत्रिक तरंगे नहीं हैं, यांत्रिक तरंगे नहीं हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मैकेनिकल वेव्स नहीं है। तो क्या अर्थ हुआ इसका? इसका अर्थ यह हुआ कि विद्युत चुंबकीय तरंगों को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं है। जैसे अभी हमने बोला कि ध्वनि तरंगों को चलने के लिए माध्यम चाहिए। अब हम यदि अंतरिक्ष में चले जाएं, और अंतरिक्ष में चले जाएं या चंद्रमा में चले जाएं जहां पर माध्यम नहीं है, वहां पर 2 व्यक्ति खड़े होकर के बात नहीं कर सकते, क्योंकि बीच में कोई गैस ही नहीं है, माध्यम ही नहीं है। तो एक बोलता भले ही रहेगा, लेकिन दूसरे को सुनाई कुछ नहीं देगा। लेकिन वहां पर हम कह सकते हैं कि जो विद्युत चुंबकीय तरंगें होंगी वो उन स्थानों पर भी ट्रैवल करेंगी, चलेंगी। आप जानते हैं अंतरिक्ष में कोई माध्यम नहीं है, लेकिन आप अंतरिक्ष में जाकर के 2 लोग बात करने की कोशिश करेंगे तो एक को दूसरे की बात नहीं सुनाई देगी। लेकिन अंतरिक्ष से होकर के ही सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आता है,
इसका अर्थ है सूर्य से जो प्रकाश पृथ्वी तक आ रहा है वो कौन सी तरंगे हैं? विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। तो यहां पर यही बात हम लिख लेते हैं कि विद्युत चुंबकीय तरंगों के लिए, विद्युत चुंबकीय तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। यह निर्वात में भी गमन कर सकती है। गमन मतलब चल सकती है, गमन कर सकती है, क्योंकि अंतरिक्ष पृथ्वी और सूर्य के बीच में जो स्थान है वो उसको हम निर्वात ही कहते हैं, वैक्यूम ही कहते हैं। तो विद्युत चुंबकीय तरंगे वैक्यूम में, निर्वात में चल सकती हैं। ध्वनि तरंगे या कोई भी यांत्रिक तरंगे निर्वात में ट्रैवल नहीं करती है, चलती नहीं है। तो मुझे लगता है इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। काफी आसान था ये, हमने मुख्य रूप से चर्चा करी कि तरंगे क्या हुई। सबसे पहले मैंने आपको बताया विद्युत चुंबकीय तरंगे कैसे होती है, जिसमें तरंग संचरण की दिशा के लंबवत विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र जो कि एक दूसरे के भी लंबवत होते हैं, वह क्या करते हैं? तरंग बनाते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं, वो विद्युत चुंबकीय तरंग हुई। सेकेंड, फिर हमने विद्युत चुंबकीय तरंगों से संबंधित आपको सामान्य बातें बताई। हमने आपको बताया तरंग दैर्घ्य क्या होता है, साथ में बताया आवृत्ति क्या होती है, आवर्तकाल क्या होता है, तरंग का चाल क्या होती है, तरंग वेग, तरंग संख्या क्या होती है। इस चीज को जरा ध्यान रखिएगा, तरंग संख्या को, क्योंकि छोटी क्लासों में नहीं आता, ये आपको इसी क्लास में मिलेगा तरंग संख्या। तो इसकी परिभाषा आपको पता होनी चाहिए, इसका मात्रक आपको पता होना चाहिए। और साथ में हमने आपको डिफरेंशिएट करके बताया कि यांत्रिक तरंगे क्या होती हैं और विद्युत चुंबकीय तरंगे यांत्रिक तरंगे नहीं है। यह भी बात अब आपको समझ में आ गई होगी। आप एक बार इसे नोट कीजिए, फिर हम विद्युत चुंबकीय तरंगों का जो एक बड़ा सा परास होता है फिर उस पर चर्चा करें। तो प्यारे बच्चों, अभी हमने यह समझा कि यांत्रिक तरंगे क्या होती है और विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती है। यांत्रिक तरंगों और विद्युत चुंबकीय तरंगों के बीच में क्या बड़ा अंतर होता है। जहां यांत्रिक तरंगों के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है चलने के लिए, संचरण के लिए, वैसे विद्युत चुंबकीय तरंगों को चलने के लिए आवश्यक नहीं है माध्यम, वह निर्वात में भी ट्रेवल कर सकते हैं। अब हम विद्युत चुंबकीय तरंगों का जो एक लार्ज स्पेक्ट्रम है, स्पेक्ट्रम मतलब एक बड़ी सी परास है, जो हम कहते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे तो बोलते हैं, लेकिन विद्युत चुंबकीय तरंग कोई केवल एक ही नहीं है, बहुत सारी हैं। तो इनमें जो डिफरेंशिएट होता है कि अलग अलग प्रकार की जो विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं वह केवल दो बातों पर डिपेंड करती हैं। पहली बात तो तरंग दैर्घ्य पर और दूसरी बात आवृत्ति पर। और हमने अभी देखा था जो आवृत्ति जो होती है, आवृत्ति और तरंग दैर्घ्य, वो दोनों हम कह सकते हैं एक दूसरे के विपरीत चीजें हैं। तो यदि किसी तरंग की तरंग दैर्घ्य छोटी होगी तो ध्यान रखिएगा उसकी आवृत्ति क्या होगी? ज्यादा। और यदि किसी तरंग दैर्घ्य की तरंग दैर्घ्य बड़ी है तो उसकी क्या होगी? आवृत्ति क्या होगी? छोटी होगी। तो आवृत्ति या तरंग दैर्घ्य, इन दोनों में से किसी भी एक चर को लेकर के, चर मतलब वेरिएबल, एक चर को लेकर के हम पूरे के पूरे स्पेक्ट्रम को, पूरे के पूरे हम तरंग को, बड़े परास को अलग अलग भागों में विभाजित कर लेते हैं। तो कैसे हम इनको डिफरेंशिएट करते हैं इसको समझते हैं। सबसे पहले जो हम कर रहे हैं वो कर रहे हैं तरंग दैर्घ्य आवृत्ति के घटते हुए क्रम में। तो क्या लिखा मैंने? पहला यह है आवृत्ति के घटते क्रम में। इसका अर्थ है कि ये तरंग दैर्घ्य के बढ़ते क्रम में होगा, बढ़ते क्रम में होगा, यानी कि आवृत्ति घट रही है तो तरंग दैर्घ्य क्या होगी? बढ़ेगी। तो अब इसको किस प्रकार से लिखते हैं? हमने इस प्रकार से एक स्पेक्ट्रम बनाया। इसमें पहला जो हमारा आता है, पहला जो आता है उसको हम कहते हैं गामा तरंगे। गामा तरंगे, ध्यान रखिएगा इसकी जो आवृत्ति होती है वो लगभग 10 की घात 24 हर्ट्ज के बराबर होती है। कितनी होती है आवृत्ति? 10 की घात 24 हर्ट्ज के बराबर होती है। और यदि इसकी तरंग दैर्घ्य की बात करी जाए तो तरंग दैर्घ्य 10 की घात -18 मीटर के बराबर होती है। 10 की घात -18 मीटर। और स्टार्टिंग में हमारी कौन सी होती है? तरंग दैर्घ्य होती है गामा तरंग। ये हम जो आवृत्ति और तरंग दैर्घ्य बता रहे हैं ये लगभग बीच का, मध्य का पोर्शन है। ऐसा नहीं है कि एग्जैक्ट 10 की घात 24 हर्ट्ज होगी तो ही गामा तरंग होगी।
इसका एक परास होता है कि जैसे 10 की घात 24 है, 10 की घात 20 से कह लीजिए, 10 की घात कह लीजिए 28 तक कह लीजिए, इसको हम गामा तरंगे कह देते हैं। आप ऐसा कह सकते हैं, ये परास में होती है। हम यहाँ मोटा मोटा आपको आइडिया दे रहे हैं, बाकी आप एनसीईआरटी की बुक्स में एग्जैक्ट चीजें देख सकते हैं। तो एक छोर पर होती है गामा तरंगे और दूसरे छोर पर जो हमारी होती है उनको हम कहते हैं रेडियो वेव्स। ये जो परास होती है यहां से लेके यहां तक, इसे कहते हैं रेडियो तरंगे, रेडियो तरंगे। और जो रेडियो तरंगों की खास बात होती है, इसकी यदि आवृत्ति की बात करें तो आवृत्ति हमारी होती है 10 की घात 2 हर्ट्ज। क्या है ये? आवृत्ति। और यदि हम कहें इसकी तरंग दैर्घ्य कितनी होती है तो तरंग दैर्घ्य होती है 10 की घात 6 मीटर तरंग दैर्घ्य। तो अब आप देख रहे होंगे आवृत्ति है 10 की घात 24, तो ये आवृत्ति घट रही है, यहां से घटते घटते जा रही है और कहां तक पहुंची है? 10 की घात 2 हर्ट्ज तक पहुंच रही है रेडियो तरंगों में। जबकि हमने कहा था तरंग दैर्घ्य के बढ़ते क्रम में, यहां तरंग दैर्घ्य 10 की घात -18 मीटर है और यहां से बढ़ते बढ़ते ये तरंग दैर्घ्य कितनी पहुंच गई? 10 की घात 6 मीटर तक पहुंच गई रेडियो तरंगों के रूप में। तो अब बीच की कौन कौन सी तरंगे या तरंग परास होती है, इसको भी समझ लीजिए। जो बीच की जो हमारी तरंगे होती हैं उसमें हम सबसे पहले लेते हैं गामा किरणों के बाद हमारी आती है एक्स किरणें। तो यहां पर क्या आ जाएगा? दूसरा जो आएगा वो हमारा आएगा एक्स किरणें, एक्स किरणें। और एक्स किरणों की अब हम एक ही चर ले रहे हैं, यानी कि केवल तरंग दैर्घ्य। ये होती है 10 की घात -10, परास में होता है 10 की घात 10 भी ले सकते हैं, 10 की घात ये होता है -8 मीटर के लगभग होता है। किसकी? गामा एक्स किरणों की जो तरंग दैर्घ्य है। इस एक्स किरणों के बाद जो दूसरी तरंग आती है उसे हम कहते हैं यूवी तरंगे, जिसे कहते हैं अल्ट्रावायलेट यानी कि पराबैंगनी किरणें। कौन सी किरणें? पराबैंगनी किरणें, जिसे हम कहते हैं यूवी। ये क्या है? यूवी। और जो यूवी तरंग जो होती है इसकी जो हम कह सकते हैं तरंग दैर्घ्य का मान होता है वो तो 10 की घात -3 मीटर के बराबर होता है लगभग। तो यूवी तरंग का मान नहीं 3 नहीं होता, ये होता है 10 की घात -8 और ये होता है हमारा 10 की घात -10। तो ये 10 की घात -10 मीटर इसकी तरंग दैर्घ्य, इसकी होती है लगभग 10 की घात -8। हमने कहा एक परास में होती है, हम यहाँ केवल बीच का लगभग बीच का मान आपके सामने रख रहे हैं। इसके बाद की जो तरंग दैर्घ्य है वो सबसे इंपॉर्टेंट होती है और वह तरंग दैर्घ्य जिसको हम कहते हैं दृश्य प्रकाश। कौन सा आता है? ये वाला हमारा सिरा होता है, इसे कहते हैं दृश्य प्रकाश। और दृश्य प्रकाश के स्पेक्ट्रम को हम अलग तरीके से समझ सकते हैं। इसका स्पेक्ट्रम एक तरफ 400 नैनोमीटर से लेके, क्या है ये? तरंग दैर्घ्य। यदि मीटर आ गया तो समझ जाना तरंग दैर्घ्य। 400 नैनोमीटर से लेकर के ये होती है 750 नैनोमीटर तक, 750 नैनोमीटर तक तरंग दैर्घ्य होती है। इसके सबसे इधर की ओर इसमें जो होते हैं पूरे 7 रंग होते हैं। कौन कौन से? हम जिसे कहते हैं विब गायर। कौन से? VIBGYOR। इंद्रधनुष के जो 7 रंग होते हैं, वी वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो इधर की ओर कौन सा रंग आ गया? बैंगनी। और सबसे इधर की ओर कौन सा रंग आ गया? लाल। ये तरंग दैर्घ्य इधर से इधर की ओर बढ़ रही है, हम कह रहे हैं। तो बैंगनी की तरंग दैर्घ्य सबसे कम, क्या लिखेंगे? तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है बैंगनी की, ध्यान रखिएगा, सबसे कम। और लाल की तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा। ये सबसे ज्यादा सबसे कम केवल इस रेंज के लिए है, ध्यान रखिएगा। हम और ऊपर की बात नहीं कर रहे। दृश्य प्रकाश के अंतर्गत बैंगनी रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे छोटी होती है और लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होती है। तभी आपने पढ़ा होगा छोटी क्लासों में कि जो खतरे के निशान बनाए जाते हैं वो रेड कलर के बनाए जाते हैं, क्योंकि इनकी तरंग दैर्घ्य क्या होती है? बड़ी होती है, तो दूर तक ट्रेवल कर जाती है। तो ये हमारा क्या आ गया? बैंगनी की। अब यदि आवृत्ति के संदर्भ में बोले तो हम कहेंगे आवृत्ति इसकी सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि जिसकी तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होगी उसकी आवृत्ति सबसे कम होगी। तो इस बात को भी लिख लेते हैं, आवृत्ति सबसे कम और इसकी आवृत्ति सबसे ज्यादा।
चीज आपको और समझनी है कि जिसकी आवृत्ति सबसे ज्यादा होगी, ध्यान रखिएगा कि उसके अंदर ऊर्जा भी उतनी ही अधिक होगी। क्या बोला मैंने? जिसकी आवृत्ति जितनी अधिक होगी, जितनी अधिक होगी, उसकी ऊर्जा भी उतनी ही अधिक होगी, उतनी ही अधिक होगी। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो इसलिए इसकी आवृत्ति सबसे ज्यादा है तो इसके अंदर ऊर्जा भी सबसे ज्यादा होगी, और इसकी आवृत्ति सबसे कम है तो कह सकते हो इसके अंदर ऊर्जा भी कम होगी। तो ये हमारा क्या है? दृश्य प्रकाश है। ध्यान रखिएगा, हमें केवल इस दृश्य प्रकाश के कारण, केवल इतने छोटे से हिस्से के कारण ही हम इस पूरे संसार को देख पाते हैं। इस दृश्य प्रकाश के अलावा इधर की ये जो किरणें हैं, गामा किरणें, एक्स किरणें, पराबैंगनी किरणें, इधर रेडियो तरंगे आएंगी, इंफ्रारेड तरंगे आएंगी, माइक्रोवेव्स आएंगी, इन सबको हम देख नहीं सकते। उन सबके डिटेक्शन के लिए हम अलग अलग प्रकार के ऑपरेटर्स, अलग अलग प्रकार के यंत्रों का उपयोग करते हैं। केवल देख हम इस दृश्य प्रकाश को सकते हैं, विजिबल लाइट को देख सकते हैं। इसे कहते हैं विजिबल लाइट, दृश्य प्रकाश यानी कि विजिबल लाइट, इसी को देख सकते हैं। आप मेरे को देख रहे हो या इस संसार को देख रहे हो, पेड़ पौधे जो भी कुछ देख रहे हो, वो केवल इतने प्रकाश के घटक के कारण है, इस दृश्य प्रकाश के कारण है। यदि इसको निकाल दिया जाए और बाकी सारी के सारे तरंगे छोड़ दी जाए तो आपको दिखाई कुछ नहीं देने वाला। तो मुझे लगता है इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो अब दृश्य प्रकाश के बाद हम अगला चलते हैं, जिसको हम कहते हैं इंफ्रारेड तरंगे। अगली हमारी कौन सी आएगी? जिसे हम कहेंगे अवरक्त किरणें। अवरक्त किरणें, और इसको कहते हैं IR रेज। IR मतलब इंफ्रारेड। अवरक्त किरणों को इंग्लिश में इंफ्रारेड कहते हैं। और इनका जो, जैसे इसका मैंने बताया था, इसका है 400 नैनोमीटर से लेकर के 750 नैनोमीटर तक। वैसे इंफ्रारेड का जो होता है वो होता है 10⁻⁻⁴ मीटर। ये होता है 10⁻⁻⁴ मीटर। क्या है? तरंग दैर्घ्य। तरंग दैर्घ्य किसकी है? ये अवरक्त किरणों की। इसके बाद जो आती है किरणें, वो आती है हमारी, जिसे हम कहते हैं सूक्ष्म किरणें। कौन सी किरणें? सूक्ष्म किरणें। इंग्लिश में नाम सुना होगा आपने, माइक्रोवेव्स, सूक्ष्म किरणें। और इन सूक्ष्म किरणों की जो तरंग दैर्घ्य होती है, तरंग दैर्घ्य वो होती है 10⁻² मीटर तक। क्या होती है? 10⁻² मीटर तक। और इसके बाद जो हमारा अगला सेगमेंट आता है वो किसका आता है? रेडियो तरंगों का आता है, जो कि जिनकी की आवृत्ति 10⁻² हर्ट्ज और इनकी जो तरंग दैर्घ्य जो होती है वो होती है 10⁻⁶ मीटर के बराबर होती है। तो इस प्रकार से हम इसे कह सकते हैं। साथ ही यहां पर हम एक बात और कहना चाह रहे हैं, रेडियो तरंग की तरंग दैर्घ्य 10⁻0 से 10⁸ मीटर तक होती है। इस बात को आपको जरूर ध्यान रखना है। जो रेडियो वेव्स होती हैं, रेडियो वेव्स की तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा और आवृत्ति क्या होती है? सबसे कम। तो रेडियो तरंग की जो तरंग दैर्घ्य होती है 10⁻0 से 10⁸ मीटर तक होती है। हालांकि हमने यहां पर 10⁶ लिखा है क्योंकि मैंने आपको बताया है, क्योंकि यह क्या है, लगभग हम मिड ले रहे हैं, लगभग बीच बीच का हिस्सा ले रहे हैं। तो इस प्रकार से हम वैद्युत चुंबकीय तरंगों के स्पेक्ट्रम को समझ सकते हैं। ये सब चीजें क्या है? ये है वैद्युत चुंबकीय तरंगे। वैद्युत चुंबकीय तरंगे, इसमें सूर्य से आने वाली तरंगे भी शामिल है, ध्यान रखना। ये जो हम पराबैंगनी किरणें कह रहे हैं, इसके स्रोत क्या है? इसका स्रोत सूर्य है, ये सूर्य से आ रही है। ये जो दृश्य प्रकाश है कहां से आ रहा है? ये सूर्य से आ रहा है। हम कहें ये अवरक्त किरणें, इंफ्रारेड रेज कहां से आ रही है? ये सूर्य से आ रही है। ये जो तीनों घटक हैं बीच के, ये हमें सूर्य से ही प्राप्त होते हैं। अब हम एक एक करके इनकी थोड़ी थोड़ी प्रॉपर्टीज को भी समझ लेते हैं। सबसे पहले आती है हमारी कौन सी? गामा तरंगे। तो देखिए गामा तरंगों की खास बात क्या होती है? गामा तरंगों की ऊर्जा सबसे ज्यादा होती है। तो इनकी अत्यधिक ऊर्जा के कारण इनका कई क्षेत्रों में इस्तेमाल किया जाता है, गामा किरणों का।
हम दूसरी बात करें एक्स किरणों की, तो एक्स किरणें आप जानते हैं कि एक्स किरणों का इस्तेमाल मेडिकल के फील्ड में बहुत ज्यादा होता है। आप एक्सरे विजन भी देखते होंगे। एक्सरे जहां हम कहते हैं कि शरीर के अंदर की चीजों को देखने के लिए हम क्या करते हैं, एक्सरे करवाते हैं। जैसे किसी की कहीं हड्डी कहीं चटक तो नहीं गई, कुछ फ्रैक्चर तो नहीं आ गया, तो उससे एक्सरे करते हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा कि एयरपोर्ट्स में सामान की तलाशी के लिए क्या करा जाता है, नीचे बैग डाले जाते हैं, ऊपर की ओर से एक्सरे डाला जाता है। तो यदि नीचे भीतर कुछ भी मेटल्स हुआ तो उसका पूरा डायग्राम क्या आ जाता है, स्क्रीन में आ जाता है। तो ये हमारे एक्स किरणों का है। इन दोनों की खास बात क्या है, इनकी पेंट्रेटिंग पावर, भेदन क्षमता बहुत ज्यादा है। गामा की सबसे ज्यादा होती है, एक्स किरणों की गामा किरणों से थोड़ी कम होती है। साथ ही आपको ध्यान हो, एक्स किरणों की उत्पत्ति कैसे होती है। एक्स किरणों की उत्पत्ति, यदि किसी हम उच्च ऊर्जा वाले हमारे कण किसी भारी धातु से टकराएं, जैसे टंगस्टन से, तो भी क्या होती है, एक्स किरणों की उत्पत्ति होती है। ध्यान रखिएगा। अगला हमारा आता है पराबैंगनी किरणें। इनका इस्तेमाल क्या है, पराबैंगनी किरणें सीधे सूर्य से आ रही है। जहां हम एक तरफ कहते हैं पराबैंगनी किरणें हमारे मनुष्य की स्किन के लिए नुकसानदायक हैं, इसलिए ऊपर ओजोन परत क्या करती है, इसको रिफ्लेक्ट बैक कर देती है, बाहर निकाल देती है। वही अल्ट्रावायलेट रेस का कुछ इस्तेमाल भी होता है। आप देखते होंगे हमारे घरों में जो आरओ है, जो वाटर प्यूरिफायर है, उसमें हम कहते हैं उसमें यूवी लिखा हुआ रहता है। यूवी इसलिए लिखा रहता है क्योंकि जब उसके अंदर एक फिल्टर में एक जगह से जब पानी पास होता है तो वहां पे अल्ट्रावायलेट किरणें पड़ती है उस पानी पे, तो उसके बैक्टीरियाज को क्या कर देती है, वो नष्ट कर देती है। तो यूवी इस तरीके से भी क्या है, उपयोगी है, जिसे हम पराबैंगनी किरणें कहते हैं। अगला हमारा आता है दृश्य प्रकाश। दृश्य प्रकाश न होता तो हम तो कुछ देख ही नहीं सकते थे। इस पूरे विश्व के संदर्भ में हम जो भी जानकारी प्राप्त कर रहे हैं वो इस दृश्य प्रकाश के अंतर्गत ही आता है। अगला हम कहते हैं अवरक्त किरणें। अवरक्त किरणें यानी कि इंफ्रारेड रेज। इंफ्रारेड रेज का क्या फायदा होता है, यह हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। आप देखते होंगे जब धूप में खड़े हैं तो थोड़ी देर में गर्मी लगने लगती है, आपको गर्माहट महसूस होती है, क्योंकि सूर्य के प्रकाश में जो 3 घटक हैं उसमें पहला घटक है पराबैंगनी किरणें, दूसरा है दृश्य प्रकाश, तीसरा है अवरक्त किरणें। यदि सूर्य के प्रकाश से इन अवरक्त किरणों को खींच लिया जाए, निकाल दिया जाए, तो आप घंटों सूर्य के प्रकाश में रहें, आपको गर्मी नहीं लगने वाली। तो ये अवरक्त किरणें ही क्या करती हैं, हीटिंग इफेक्ट यानी कि गर्माहट उत्पन्न करती हैं। और इनका इस्तेमाल काफी जगह आप देखोगे थोड़ा सा रिमोट में भी किया जाता है, आईआर वेव्स का। अगला हमारा क्या आता है, सूक्ष्म किरणें यानी कि माइक्रोवेव्स। माइक्रोवेव्स का जहां मैंने आपको बताया था कि किचन में आप देखते होंगे सब जगहों पे आजकल माइक्रोवेव यूज किए जा रहे हैं, खाना बनाने के लिए, खाने को गर्म करने के लिए माइक्रोवेव का यूज किया जाता है। वही इन माइक्रोवेव्स का इस्तेमाल किया जाता है रडार में। तो रडार में भी क्या करते हैं, माइक्रोवेव्स का प्रयोग किया जाता है। और बाकी रेडियो वेव्स तो आप समझते हैं, हमारे मोबाइल में, रेडियो में, टीवीज में, इन सब में इन रेडियो तरंगों का उपयोग किया जाता है। तो प्यारे बच्चों, मुझे लगता है आपको विद्युत चुंबकीय तरंगों के जो डिफरेंट हमारे भाग हैं, विभिन्न प्रकार के जो हिस्से हैं, परास हैं अलग अलग, वो सब की जानकारी आपको मोटी मोटी हो गई होगी। इनके यदि एग्जैक्ट आपको तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति चाहिए तो आप एनसीईआरटी की बुक से आसानी से क्या कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। ये देखिए, ये एनसीईआरटी की बुक में यहाँ पूरा का पूरा स्पेक्ट्रम दिया हुआ है आपको। तो ये एनसीईआरटी की बुक से यदि आपको एग्जैक्ट चाहिए तो यहां से इसको देख सकते हैं। फिलहाल मैंने आपको मोटा मोटा आइडिया दे दिया, इनके यूज बता दिए, इनकी रेंज आपको बता दी है। तो अब हम इसके बाद करेंगे एनसीईआरटी के कुछ एग्जांपल्स को जो इस टॉपिक से रिलेटेड है और इससे पहले टॉपिक से जो रिलेटेड थे। आप इसे नोट कीजिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। प्यारे बच्चों, एनसीईआरटी में बीच बीच में कुछ एग्जाम्पल दिए हैं टॉपिक से रिलेटेड, अब हम उनको सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहला एग्जाम्पल इसमें देखते हैं। एग्जाम्पल जो है हमारा 2.1। तो क्या है 2.1 एग्जाम्पल, इसके अनुसार ब्रोमियम यानी कि 35 Br80 में प्रोटोनों, न्यूट्रॉनों तथा इलेक्ट्रॉनों की संख्या का परिकलन कीजिए। तो 35 Br80 है, क्या है ये 35 Br, यहां पर कितना दे दिया 80। 35 Br80 में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉनों की हमें क्या करनी है, गणना करनी है। तो किस प्रकार से करेंगे समझिए। हमने आपको बताया था कि यदि कोई तत्व X हो, यहां पर A लिखा है, यहां पर B लिखा है, तो ये A क्या होती है, परमाणु संख्या को प्रदर्शित करता है, और ये B का प्रदर्शित करता है, ये करता है द्रव्यमान संख्या। तो A की जगह क्या है, चूंकि हमें A की जगह क्या लिख दिया है 35, तो लिखेंगे, और A क्या है परमाणु संख्या, तो लिखेंगे परमाणु संख्या बराबर कितनी दे दी 35। और परमाणु संख्या का अर्थ होता है कि उसके नाभिक में यह प्रोटॉन की संख्या है, और नाभिक में जितने प्रोटॉन होते हैं, तो यदि यह तत्व उदासीन है
तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की भी इतनी ही संख्या होगी। तो हमने कहा चूंकि परमाणु संख्या बराबर होती है प्रोटोनों की संख्या और यह बराबर होती है इलेक्ट्रॉनों की संख्या के, और ये तीनों चीजें किसके बराबर होगी? 35 के बराबर होगी, 35 के बराबर होगी। तो हमें पता चल गया ये तो 35 है। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटोनों की संख्या तो पता चलेगी। अब हमें किसकी संख्या ज्ञात करनी है? हमें ज्ञात करनी है न्यूट्रॉन की संख्या। और न्यूट्रॉन की संख्या आप जानते हैं, ये जो हमारी द्रव्यमान संख्या होती है, द्रव्यमान संख्या में से यदि परमाणु संख्या को घटा दें तो न्यूट्रॉन की संख्या आती है। तो हम जानते हैं चूंकि न्यूट्रॉन की संख्या बराबर होती है ए माइनस जेड, जहां ए क्या होती है? परमाणु संख्या को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, द्रव्यमान संख्या को हम जेड से प्रदर्शित करते हैं। ये थोड़ा उल्टा हो गया प्यारे बच्चों, ये परमाणु संख्या को जेड से निरूपित करते हैं और द्रव्यमान संख्या को किससे निरूपित करते हैं? ए से। तो ये क्या आ जाएगा? न्यूट्रॉन की संख्या बराबर ए माइनस जेड। तो द्रव्यमान संख्या कितनी है, यानी कि एटॉमिक मास हमारे को कितना दे रखा है? यह दे रखा है 80, क्योंकि ये है ना ऊपर जो दिया हुआ, ये हमारा 80। तो हमने क्या कर दिया? 80 माइनस जेड। परमाणु संख्या कितनी दे दी? 35। तो टोटल कितनी आ गई? ये आ गया 45। इसका अर्थ है न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? 45 होगी। तो आप कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 35, प्रोटोनों की संख्या भी 35 और न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? 45 होगी। तो इस प्रकार से हम इस प्रश्न को समझ सकते हैं, देख सकते हैं। अगला प्रश्न देखें, प्रश्न संख्या है 2.2। अब आएगा 2.2 एग्जाम्पल है हमारा। किसी स्पीशीज में इलेक्ट्रॉनों, प्रोटोनों, न्यूट्रॉनों की संख्या 18, 16, 16 है। इसका प्रयुक्त प्रतीक लिखिए। तो क्या है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये हमें दे दिए। क्या क्या दे दिया? ये दे दी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की संख्या 18, 16, 16 है। कितनी हमें दे दी? ये है 18, ये है 16, ये है 16। तो अब स्पीशीज बतानी है। देखिए यहां पर खास बात क्या है कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या अलग अलग है। हम जानते हैं कि जो परमाणु संख्या होती है वो प्रोटोनों की संख्या के बराबर होती है। तो प्रोटोनों की परमाणु संख्या जो होती है ये किसके बराबर होती है? प्रोटोनों की संख्या के बराबर। और ये प्रोटोनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के तब बराबर होती है यदि परमाणु उदासीन हो। ध्यान रखिएगा इस बात को। हमेशा ऐसा नहीं होगा कि प्रोटोनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर हो। परमाणु यदि उदासीन है, न वो धनावेशित है न वो ऋणावेशित है, यानी कि वो किसी भी प्रकार का आयन नहीं है, न धनायन है न ऋणायन है, न कैटायन है न एनायन है, तो उस स्थिति में प्रोटोनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होगी। अदरवाइज प्रोटोनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर नहीं होगी। तो ये वही स्पेशल केस है। तो प्रोटोनों की संख्या है 16, न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है? 16। हमें संकेतांक बताना है। तो संकेतांक बताने के लिए सबसे पहले निकालते हैं, हम कहते हैं चूंकि परमाणु संख्या बराबर होती है प्रोटोनों की संख्या के बराबर होती है। तो परमाणु संख्या प्रोटोनों की संख्या कितनी है? 16। तो आपको पता चल गया परमाणु संख्या Z बराबर किसकी होगी? 16 के बराबर होगी। और द्रव्यमान संख्या क्या होगी? द्रव्यमान संख्या जिसे हम A से रिप्रेजेंट करते हैं वह किसके बराबर होगी? वह हमारी होगी प्रोटोनों न्यूट्रॉनों का यदि योग कर लिया जाए, ये होगा 16 प्लस 16। पहले यहां लिख लेते हैं, प्रोटोनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, इन दोनों का योग कर दिया जाए तो प्रोटोनों की संख्या भी 16, न्यूट्रॉन की भी 16। तो 16 प्लस 16 यानी कि क्या हो गया? 32। यानी कि A का द्रव्यमान संख्या का मान कितना आ गया? 32 आ गया। तो ये क्लियर हो गया। तो संकेतांक कैसे लिखेंगे? अब आप परमाणु क्रमांक आप जानते हैं ये हमारा सल्फर का होता है। तो ये हमने संकेतांक क्या लिख लिया? S। आपको नहीं ध्यान हो S तो कुछ भी लिख लीजिए, X लिख लीजिए, A लिख लीजिए, B लिख लीजिए, कोई परेशानी नहीं, कहीं नंबर नहीं कटेंगे। पर आपको पता है तो आप लिख सकते हैं। तो सल्फर का परमाणु क्रमांक होता है 16, तो हमने क्या यहां पर लिख लिया 16। और द्रव्यमान संख्या कितनी है? 32, तो यहां पर मैंने लिख दिया 32। यदि इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटोनों की संख्या आपस में बराबर होती तो संकेतांक ये लिख देते, लेकिन यहां पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटोनों की संख्या से कितनी अधिक है? 2 अधिक है। और इलेक्ट्रॉन पे कैसा आवेश होता है?
ऋणावेश होता है। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि ये जो भी हमारा परमाणु बना होगा ये आयन होगा और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है और इलेक्ट्रॉनों पे ऋणावेश है, तो यानी कि इसमें 2 ऋण आवेश ज्यादा हैं, यह कहेंगे। तो यहां पर आपने क्या कर देना है, -2 लिख लेना है। यह बता देगा कि यह परमाणु उदासीन अवस्था में नहीं है, यह कैसा है, यह एक आयन है। और -2 का अर्थ है कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन अतिरिक्त हैं। यदि मैं +2 लिखता तो इसका अर्थ होता 2 इलेक्ट्रॉन कम, और वो कब होता है, यदि इलेक्ट्रॉन की संख्या आपको 14 दी हुई होती तो मैं यह लिखता +2। इतनी बात समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से। तो यदि इतनी बातें आपको समझ में आ गई हैं तो समझ लीजिए कि यह हमारा एग्जाम्पल कंप्लीट हो गया। आप ऐसे प्रश्नों को आसानी से कर पाएंगे। अब हम अगला देखते हैं। अगला हमारा चलता है, यह हमारा होगा एग्जाम्पल है 2.3, उदाहरण 2.3। उदाहरण 2.3 ये हमारे इसी टॉपिक से रिलेटेड है जो भी हमने आपको बताया है। इसके अनुसार ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली का विविध भारती स्टेशन 1.368 किलोहर्ट्ज की आवृत्ति पर प्रसारण करता है। संचारक यानी कि ट्रांसमीटर द्वारा उत्सर्जित विद्युत चुंबकीय विकिरण की तरंगदैर्घ्य ज्ञात कीजिए। यह विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के किस क्षेत्र से संबंधित है। तो सबसे पहले हमें आवृत्ति दे दी, क्योंकि हर्ट्ज है या किलोहर्ट्ज है तो समझ लीजिए यह आवृत्ति है। तो कितनी दे दी, 1.368। तो आवृत्ति न्यू हमें दे दी 1.368, यह किलोहर्ट्ज, इतना हमें दे दिया। अब हमें क्या पूछ रहे हैं, हमें ये पूछ रहे हैं इस प्रश्न में तरंगदैर्घ्य ज्ञात कीजिए, यानी कि हमें क्या ज्ञात करनी है, लैम्डा के मान को ज्ञात करना है। साथ ही ये ज्ञात करना है ये किस परास पे पहुंचेंगे। थोड़ा सा हम पेन चेंज कर रहे हैं, ये किस परास पे पहुंचेंगे हमें ये भी ज्ञात करना है। तो सीधे आपको मैंने सूत्र बताया था, चूंकि V = क्या होता है, न्यू इंटू लैम्डा के बराबर होता है। V बराबर क्या होता है, न्यू इंटू लैम्डा के बराबर होता है। तो यहां से हमें क्या निकालना है, लैम्डा। तो लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा, और V की जगह क्योंकि विद्युत चुंबकीय तरंगे ले रहे हैं तो सीधे क्या आ जाएगा, C। तो क्या हो जाएगा, लैम्डा निकालना है तो C के नीचे न्यू, तो C अपॉन क्या आ जाएगा हमारा, न्यू। तो वैल्यू रख लेंगे। C का मान कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। और किलो हर्ट्ज का अर्थ क्या होता है, 1.368 × 10⁻³ हर्ट्ज। तो इसमें हम क्या कर देंगे, इतने का भाग दे देंगे। न्यू का मान कितना है, 1.368 × 10⁻³ हर्ट्ज। अब जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो भाग तो आप दे ही सकते हैं, ये तो गणित का साधारण सा वो है। तो भाग देने पे हमारा जो आंसर निकल के आएगा वो आएगा 219.3 मीटर के बराबर आएगा लैम्डा का मान। आप भाग दे के देखिएगा। तो इतना मान हमारे पास आ गया 219.3 मीटर। अब यह किस परास में पड़ेगा हमें यह भी बताना है। तो देखिए, अभी इससे पहले मैंने आपको परास बताई थी, मैंने आपको बताया था जो रेडियो वेव्स होती हैं वो 10⁻0 मीटर से लेकर के 10⁸ मीटर के बराबर उनकी क्या होती है, तरंग दैर्घ्य की लंबाई होती है। जो तरंग दैर्घ्य होती है 10⁻0 से 10⁸ मीटर के बराबर होती है। ये हमारी लगभग 200 मीटर के लगभग है, तो रेडियो वेव्स है, सीधी बात। तो क्या लिख लेंगे, यह रेडियो तरंगे होंगी। और वैसे भी रेडियो वेव्स तो इसीलिए होंगे क्योंकि वो रेडियो का ही तो हो रहा है, विविध भारती प्रसारण, तो रेडियो वेव्स ही निकलनी है। तो मुझे लगता है इतना समझ में आ गया होगा। आप इसे नोट कीजिए, फिर 2 एग्जांपल्स और हैं, हम फिर उन्हें भी सॉल्व करेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो एग्जांपल के रूप में वो है 2.4। तो हमारा अगला है एग्जांपल 2.4। क्या कह रहा है एग्जांपल में, दृश्य स्पेक्ट्रम में तरंगदैर्घ्य की परास बैंगनी 400 नैनोमीटर से लाल 750 नैनोमीटर तक है। इस तरंगदैर्घ्यों की आवृत्ति हर्ट्ज में प्रकट कीजिए। 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁻9 मीटर के बराबर होता है। तो क्या क्या दे दिया, हमें दे दी 400 से 750 नैनोमीटर। तो बैंगनी दे दी 400 नैनोमीटर, और लाल की हमें तरंगदैर्घ्य दे दी है, यह है 750 नैनोमीटर। ये हमें तरंगदैर्घ्य दे रखी है, किसके मान दे रखे हैं, ये लैम्डा के मान दिए हुए हैं। तो हमें क्या करनी है, आवृत्ति का परास ज्ञात करना है। तो आवृत्ति का परास कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले इस बैंगनी रंग की आवृत्ति निकालते हैं। तो बैंगनी की आवृत्ति कैसे निकालेंगे, V बराबर क्या होता है, n लैम्डा। तो उसे C बराबर
एन लैम्डा यानी कि न्यू लैम्डा कहते हैं ना, हमने कहा ये फार्मूला होता है v बराबर न्यू इंटू लैम्डा, सूत्र तो ये होता है। हमें क्या चाहिए, लैम्डा चाहिए, तो क्या हो जाएगा न्यू चाहिए इस बार। आवृत्ति न्यू बराबर क्या हो जाएगा, v की जगह क्या लिख लेंगे c, तो क्या हो जाएगा c अपॉन हमारा आ जाएगा लैम्डा। तो वैल्यूज पुट कर लीजिए, c का मान 3 गुणा 10 की घात 8 और लैम्डा का मान हमें दिया है, बैंगनी के लिए निकाल रहे हैं तो 400 नैनोमीटर यानी कि 400 गुणा 10 की घात -9। तो किस प्रकार से इसे सॉल्व करेंगे, देखिए इसको थोड़ा सॉल्व करें तो 0 इधर की ओर ले जा लें तो ये हो जाएगा 3/4 गुणा 10 की घात 8 गुणा 2 इधर की ओर ले जा लेंगे 2 0 यानी कि 100 की जब 10 की घात -9 में गुणा करेंगे तो 10 की घात -7 आ जाएगा। क्यों आएगा, 10 की घात -9 है, 4 गुणा 100 लिख सकते हैं 400 को, और 100 का मतलब हो गया 10 की घात +2, तो 10 की घात -2 + 2 क्या हो जाएगा 10 की घात -7। अब 4 का भाग इसमें देना है तो कितना आ जाएगा, 4 का भाग दें तो 0.4 6 24 4 7 28 बच गया 2, 30 से 2 कम है तो 4 5 20, तो 0.75 गुणा 10 की घात -7 ऊपर जाएगा तो 10 की घात कितनी हो जाएगी 8 और 7 15। तो अब ये 15 है, इसको हम जो हमारा साइंटिफिक नोटेशन होता है जिसमें पहला जो अंक होता है इकाई का वो 1 से लेके 9.99 के बीच में होता है, उस रूप में लिखें तो दशमलव को इधर खिसका देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 7.5 गुणा 10 की घात 14 और आवृत्ति क्या हमारी निकल गई हर्ट्ज में। तो ये बैंगनी की आवृत्ति तो हमारे पास ये आ गई। इसी प्रकार लाल के लिए निकालेंगे, लाल के लिए आवृत्ति फार्मूला यही, न्यू बराबर c अपॉन लैम्डा, c का मान 3 गुणा 10 की घात 8, लैम्डा का मान बिल्कुल जो यहां पर लिखा है 750 गुणा 10 की घात -9। तो अब की बार क्या करेंगे, इस जो हमारे पास ये 3 है, इस 3 को हम क्या करते हैं 3000 बना लेते हैं। तो 3 को 3000 बनाने के लिए कितने जीरो चाहिए 3, तो 8 में से 3 संख्या कम कर देंगे। यहां पे करते हैं, क्या लिखा हमने, न्यू बराबर, इसको 3000 बनाना है तो 3 1 2 3 जीरो कर दी तो 10 की घात 8 में से 3 घटा दीजिए तो कितना आ गया 10 की घात 5 बटे नीचे कितना हो गया 750 750 गुणा 10 की घात -9, 0 से 0 काट दीजिए, 75 दूनी होता है 150 यानी कि ये कितनी बार कटेगा 4 बार, तो क्या आ गया 4 गुणा 10 की घात 5 तो पहले से है, 10 की घात 9 भी ऊपर चल जाएगा तो 10 की घात क्या हो जाएगा 14 के बराबर आ जाएगा। तो आवृत्ति कितनी होगी 4 गुणा 10 की घात 14 और ये हमारा क्या हो जाएगा हर्ट्ज के बराबर। तो अब कह सकते हैं कि इसकी परास क्या निकलेगी, तो परास हमारी आ जाएगी, परास हमारी हो जाएगी कितनी 4 से लेकर के 7.5 है ना, तो सीधे लिख लेंगे 4 गुणा 10 की घात 14 से 14 हर्ट्ज से 7 गुणा 10 की घात 14 हर्ट्ज, ये हमारी क्या होगी आवृत्ति की परास होगी जो दृश्य प्रकाश है उसके लिए। तो इस प्रकार से करेंगे। अगला प्रश्न देखें, अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 2.5, यह है उदाहरण 2.5। इसको देखें, इसके अनुसार ये 4 तो हमारा हो गया था, ये 5800 एंगस्ट्रॉम की तरंग दैर्घ्य वाले पीले विकिरण की 2 चीजें ज्ञात करनी, एक तरंग संख्या और ख में है आवृत्ति। तो हमें क्या दे दिया, ये तरंग दैर्घ्य दे दी लैम्डा इज इक्वल टू 5800 एंगस्ट्रॉम। तो क्या क्या ज्ञात करनी है, तरंग संख्या जिसको कि हम न्यू बार से प्रदर्शित करते हैं, और सेकंड हमें ज्ञात करनी है आवृत्ति, आवृत्ति जिसको हम न्यू से प्रदर्शित करते हैं। ये 2 चीजें हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, तो सबसे पहले हम तरंग संख्या निकालते हैं, क्योंकि तरंग संख्या का सूत्र होता है, यहां पे लिखते हैं, क्योंकि तरंग संख्या जिसे हम न्यू बार से प्रदर्शित करते हैं ये बराबर होता है 1 लैम्डा के, 1 तरंग दैर्घ्य के। तो क्या आ जाएगा, न्यू बार बराबर 1 लैम्डा का मान कितना है 5800 एंगस्ट्रॉम, यानी कि 5800 गुणा 10 की घात -10 मीटर। इसका अर्थ यह हुआ 1 एंगस्ट्रॉम में 10 की घात -10 मीटर होते हैं। तो ये वैल्यूज पुट कर लेंगे तो कितना आ गया 5800 गुणा 10 की घात -10 मीटर। आप भाग देंगे तो आपका जो आंसर निकल के आएगा वो आ जाएगा 1.724 गुणा 10 की घात 6, और साथ में क्या आ जाएगा, क्योंकि तरंग संख्या है इसका मात्रक होता है प्रति मीटर, प्रति मीटर। तो ये हमारी क्या निकल गई, तरंग संख्या निकल गई।
पहली चीज तो निकल गई। दूसरी क्या निकलनी है? आवृत्ति। तो सब प्रश्नों में यही तो कर रहे थे। ये देखिए फॉर्मूला ये है C बराबर न्यू इंटू लैम्डा। तो हमें न्यू चाहिए, तो न्यू क्या आ जाएगा? C अपॉन लैम्डा। जैसे यहां पर करा था ये वाला, ये फॉर्मूला था न्यू बराबर C अपॉन लैम्डा। तो ये लिखेंगे, चूंकि न्यू बराबर क्या होता है? C अपॉन लैम्डा के। C का मान 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकेंड, और लैम्डा का मान हमें दे दिया है कितना है? ये 5800 गुणा 10 की घात माइनस 10। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो मान निकल के आएगा 5.172 गुणा 10 की घात 14 प्रति सेकेंड, क्योंकि आवृत्ति का मात्रक प्रति सेकेंड, या आप लिख सकते हैं 5.172 गुणा 10 की घात 14 और क्या आ जाएगा? हर्ट्ज। तो ये हमारी क्या निकल गई? आवृत्ति निकल गई। तो इस प्रकार से हम इन एग्जाम्पल्स में दिए हुए प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, मेरी पूरी का पूरा कोशिश है कि आपको एनसीईआरटी का एक एक एग्जाम्पल और एक एक जो एक्सरसाइज का प्रश्न हो उसे जरूर कराया जाएगा, बशर्ते समय हमारे पास होना चाहिए। यदि ऐसा लगा कि मुझे कि कुछ आपका कम सिलेबस हो रहा है या कुछ ऐसा लग रहा है कि काफी कुछ छूट जाएगा, तो हो सकता है कि हम एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस को थोड़ा सा कम कर दें, लेकिन प्रयास यही रहेगा कि आपको एनसीईआरटी का एक एक प्रश्न, एक एक टॉपिक और एक एक एग्जांपल आपको जरूर समझाया जाए, जिससे आपको टॉपिक को समझने में, पूरी एनसीईआरटी को समझने में कोई परेशानी ना हो। तो मुझे लगता है आज की क्लास काफी आसान थी, पूरा थ्योरेटिकल पोर्शन था, बाद में हमने इसके एग्जांपल कराए। तो यदि आपको कहीं पर कोई डाउट्स आते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।